हाँ, इसी क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। अभी हमने देखा मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या इसकी बेसिक फिजियोलॉजी होती है, वो हमने जाना। हो सकता है आपने पहले भी पढ़ा हो मेंस्ट्रुएशन साइकिल। पढ़ा था क्या पहले? पढ़ा ही होगा है? पढ़ा था पहले? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और कुछ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं। इस सभी पार्ट्स में जो हमने पढ़ा है वो केवल ये पढ़ा है कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या होता है, कैसे चलता है, कौन से हार्मोन्स जिम्मेदार होते हैं, कौन से ऑर्गन जिम्मेदार होते हैं, कैसे इसको रेगुलेट किया जाता है और कौन कौन से फेजेज होते हैं। ये सभी बातें हमने पढ़ी हैं। अब जो हम पढ़ेंगे कुछ नॉर्मल गतिविधि पढ़ेंगे और नॉर्मल गतिविधि पढ़ने के बाद में हम ये जानेंगे एबनॉर्मलिटीज क्या क्या होती है मेंस्ट्रुएशन साइकिल की। अब देखो दो टाइप की गाइडलाइन जो है वो डेवलप है, एक ओल्ड गाइडलाइन चल रही है, एक न्यू गाइडलाइन चल रही है। जैसे कि मैंने अभी बता दिया था कि नॉर्मल ब्लड लॉस जो है वो कितना होता है 20 to 80 ml। 20 to 80 ml नॉर्मल ब्लड लॉस होता है, सभी जानते हैं। एंड यदि एक आंसर पूछेगा तो 60 ml ब्लड लॉस होता है। लेकिन जो न्यू गाइडलाइन है वो क्या बताती है वो भी आप जान लें। न्यू गाइडलाइन कहाँ से लेके आया हूँ मैं, किसने दी है वो भी मैं बताऊंगा। न्यू गाइडलाइन जो दी है वो दी है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ गायनेकोलॉजी। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ गायनेकोलॉजी इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ गायनेकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक, जिसको हम बोलते हैं FIGO। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी ने न्यू गाइडलाइन दी है। उसमें बताया है कि नॉर्मल ब्लड लॉस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन साइकिल 30 to 35 ml बताया है। 30 to 35 ml बताया है। बात समझ में आया? ये बेस्ट आंसर बताया है। रेंज तो वही है 20 से 80। अब बात को समझे, मैं बात कर रहा हूँ 60 ml वाली। रेंज तो वही है, कौन सी 20 से 80 ml। लेकिन जो एक आंसर पूछेगा तो 30 से लेकर 30 ml, या फिर सेकंड बेस्ट आंसर पूछेगा तो 50 ml। यानी कि 60 ml जो गाइडलाइन है वो चेंज कर दी है। 60 ml लिखाया था ना अब में, वो न्यू इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ गायनेकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक के अकॉर्डिंग कितना कर दिया है 50 ml कर दिया है। कौन सा कितना कर दिया है 50 ml कर दिया गया है। क्या बात समझ में आ रहा है? बोलो हाँ है ना। इसमें महत्वपूर्ण बात और महत्वपूर्ण इवेंट ये हैं, हमको ये भी जानने होंगे। जैसे कि हमने पढ़ा कि FSH आता है, LH आता है, ओवुलेशन होता है, LH होता है, तो इनकी टाइमिंग भी पूछी जाती है एग्जाम में। कितने घंटे पहले जो है वो LH आ जाता है, LH से कितने घंटे पहले जो है वो एस्ट्रोजन होता है, पीक पे कब होता है, ये सभी बातें जो है हमको जाननी होती हैं। तो यहाँ पर हमको जानना होगा, आप ऐसे जानिए
यस, ऐसे आपको जाना पड़ेगा। ये हमने एस्ट्रोजन का बनाया, ये हमने एलएच का बनाया, यहां पर ओवुलेशन, देन यहां पर एस्ट्रोजन। पहले मैं बना देता हूं और समझा देता हूं, तब आपको लिखना है। सबसे पहले जो है वो कौन सा हार्मोन है, ये कौन सा हार्मोन का लेवल बता रहा है, ये बोलो, एस्ट्रोजन। रेड वाला जो बता रहा है वो किसका बता रहा है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। किसका बता रहा है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये कंडीशन क्या बता रही है, ओवुलेशन। क्या बता रही है, ओवुलेशन। और ये जो है ये कौन से हार्मोन को बताएगा, प्रोजेस्टेरोन। बहुत महत्वपूर्ण बात है, ये जो मैंने पहली क्लास में जो पढ़ाया है वो थ्योरेटिकल पार्ट है, लेकिन कंपटीशन के जो क्वेश्चन है वो यहीं से हैं। उसमें केवल आप ये समझ सकते हैं कि क्या भूमिका रही है, हालांकि जब पहले वो क्लियर होगा तभी ये क्लियर होगा, ये भी महत्वपूर्ण है, लेकिन एग्जाम के क्वेश्चन जो है वो यहीं से हैं। तो ईस्ट्रोजन और एलएच के बीच में, ईस्ट्रोजन के बीच में और एलएच के बीच में जो समय होता है वो 14 से 24 घंटे का होता है। यानी कि आपसे पूछा जाए कि ईस्ट्रोजन का पीक लेवल कब होता है, तो आप जवाब देंगे, आप क्या जवाब देंगे, ईस्ट्रोजन का पीक लेवल कब होता है, तो आप जवाब देंगे एलएच के पीक होने से 14 से 24 घंटे पहले। एलएच के पीक होने से पहले 14 से 24 घंटे पहले ईस्ट्रोजन का क्या होता है, पीक होता है। ये क्या है, ये पीक लेवल है, पीक। और ये भी क्या है, पीक है, ये एलएच का पीक है, ये प्रोजेस्टेरोन का पीक लेवल है, यहाँ ओवुलेशन है। हाँ, तो मैं यहाँ पर ये बताना चाह रहा हूँ कि ईस्ट्रोजन का पीक लेवल, प्रोजेस्टेरोन का पीक लेवल एंड किसका, एलएच का पीक लेवल। क्वेश्चन यहाँ पर ये पूछेगा कि ईस्ट्रोजन का पीक लेवल कब होता है, तो आप जवाब देंगे, आप क्या जवाब देंगे, एलएच के पीक लेवल से 14 से 24 घंटे पहले। एलएच के पीक लेवल से 14 से 24 घंटे पहले क्या होता है, ईस्ट्रोजन का पीक लेवल होता है। बात समझ में आया, फ्लो आया ना। आगे हम बात करें 32 to 36 आवर, बत्तीस से 36 घंटे पहले, यानी कि ओवुलेशन से 32 से 36 घंटे पहले, ओवुलेशन के 32 से 36 घंटे पहले किसका लेवल पीक होता है, एलएच का। ये रेड लाइन जो दिखा रही है, ये क्या दिखा रही है, ओवुलेशन को। बोलो आए ना, ये रेड लाइन किसको दिखा रही है, ओवुलेशन को। तो ओवुलेशन के 32 से 36 घंटे पहले एलएच का क्या होता है, पीक लेवल होता है। क्या होता है, पीक लेवल होता है। उसके बाद में हम ये कह सकते हैं कि लगभग प्रोजेस्टेरोन का लेवल जो है यहां से लेके यहां तक, यानी कि हम कह सकते हैं 1 वीक तक, 1 वीक, 7 to 8 डेज, 7 to 8 डेज, 7 to 8 डेज, 1 वीक बोल दें या 7 to 8 क्या बोल दें, 8 डेज बोल दें, आफ्टर ओवुलेशन क्या होता है, प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ा हुआ होता है। और सबसे ज्यादा प्रोजेस्टेरोन का लेवल जो होता है एट 22 डे होता है, 22 डे ऑफ साइकिल। तो प्रोजेस्टेरोन का लेवल 22वें दिन होता है साइकिल के। प्रोजेस्टेरोन का लेवल सबसे ज्यादा लेवल कब होता है, 22वें दिन होता है साइकिल के। एलएच सर्ज यानी कि एलएच का पीक लेवल ओवुलेशन से 32 से 36 घंटे पहले होता है। ओवुलेशन से 32 से
36 घंटे पहले होता है। यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ओवुलेशन होने से पहले और ईस्ट्रोजन के टाइम का बीच का जो समय होता है उस समय LH का लेवल बढ़ता है, 32 से 36 घंटे का समय होता है। बात समझ में आया? लेकिन देखो ये समय जो है ये एक्चुअल समय है LH बढ़ने का, ये एक्चुअल समय है LH बढ़ने का, और ये है लगभग 10 to 12 आवर्स, 10 to 12 आवर्स, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 14 आवर्स, 14 घंटे। दोबारा समझें मैं क्या बताना चाह रहा हूं। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि ईस्ट्रोजन का लेवल जो है वो पीक पे होता है कब? LH के 14 से 24 घंटे पहले, LH के 14 से 24 घंटे पहले। बात समझ में आया? ओवुलेशन से 10 से 12 घंटे पहले LH का लेवल पीक पे होता है। ओवुलेशन से 10 से 12 घंटे पहले किसका LH का लेवल पीक पे होता है। उसके एक वीक बाद मतलब ओवुलेशन के एक वीक बाद तक प्रोस्टेरोन का लेवल बना हुआ रहता है। लेकिन मैक्सिमम कब होता है? 22वें दिन होता है। मैक्सिमम कब होता है? 22वें दिन होता है। 22 डे ऑफ साइकिल प्रोस्टेरोन का लेवल मैक्सिमम होता है। कितना होता है? मैक्सिमम होता है कब? 22 डे ऑफ साइकिल पे। बात समझ में आया क्या? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं 10 to 12 आवर्स हैं, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 14 आवर्स। बात समझ में आया? बोलो आया ना? तो ये 22वें दिन, ये जो है 22वें दिन पर क्या होता है? मैक्सिमम होता है। आप इसको बना लें, लिख लें। लिख लिया सबने? स्पिन बास्केट साइन लिखा दिया है। क्यों आता है कि ये भी लिखा दिया है। थिन और स्ट्रेचिंग हो जाना किसका? थिन एंड स्ट्रेचिंग हो जाना किसका? म्यूकस का, सर्वाइकल म्यूकस का। इसको बोलते हैं स्पिन बास्केट साइन। टाइमिंग लिखा दिया, हार्मोन्स की, ये सभी हमने लिखा दिया। बढ़े आगे। कॉर्पस ल्यूटियम का समय लिखा दिया है। कॉर्पस ल्यूटियम को कौन मेंटेन करता है, ये क्वेश्चन हमने लिखा दिया है। बाकी की कंप्लीटली जो एंडोक्राइन सिस्टम है एक टाइप से
वो सभी इसमें जो आता है मेंस्ट्रुएशन के अंदर वो हमने कंप्लीट डिस्कस कर लिया है। आगे हम लिखेंगे फर्न टेस्ट। इसी में फर्न टेस्ट, बोलो क्यों काम में लिया जाता है? फर्न टेस्ट क्यों काम में लिया जाता है? बोलो। ये तो कई टाइम क्वेश्चन पूछा हुआ है, सिंपल क्वेश्चन है। फर्न टेस्ट का नाम नहीं सुना? सुना है कि नहीं सुना है? आपने सुना ही नहीं, इसलिए तो फर्न टेस्ट यूज टू चेक ओवुलेशन। मेंस्ट्रुएशन तो हुए हैं, लेकिन क्या ओवुलेशन हुआ है या नहीं हुआ है उसका पता लगाने के लिए टेस्ट काम में लिया जाता है। उसका नाम होता है फर्न टेस्ट। क्या नाम होता है? फर्न टेस्ट। A test used to diagnose ओवुलेशन, उसको नाम देते हैं फर्न टेस्ट। लिख लिया सबने? बोलो। चलिए, तो ये सब नॉर्मल सी बातें थी। आगे हम इसी से संबंधित कुछ और विशेष बातें करने वाले हैं। तो मैंने न्यू गाइडलाइन भी आपको बता दी है। आगे लिखेंगे इसकी एबनॉर्मलिटीज। एबनॉर्मलिटीज ऑफ मेंस्ट्रुएशन। एबनॉर्मलिटीज ऑफ मेंस्ट्रुएशन। एबनॉर्मलिटीज ऑफ मेंस्ट्रुएशन। सबसे पहला आता है मेट्रोरेजिया। सबसे पहला आता है मेट्रोरेजिया। इसका मतलब है ब्लीडिंग बिटवीन पीरियड्स। मेट्रोरेजिया बोले तो ब्लीडिंग बिटवीन पीरियड्स। सिंपल है, समझ आ गया? बोलो। सेकंड आता है ओलिगोमेनोरिया। ओलिगोमेनोरिया। बोलो क्या है ओलिगोमेनोरिया का मतलब? कोई बताएंगे? ओलिगोमेनोरिया से मतलब क्या है? इनफ्रीक्वेंट पीरियड्स। इनफ्रीक्वेंट पीरियड्स। इन ओलिगोमेनोरिया से मतलब है इनफ्रीक्वेंट पीरियड्स। पहले जो गाइडलाइन थी वो थी मोर देन 35 डेज। ओल्ड गाइडलाइन। और अब जो गाइडलाइन है वो है मोर देन 38 डेज। मोर देन 38 गिल्ड।
38 डेज। ये गाइडलाइन किसने दी है? मैंने ऊपर लिखा दिया है, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ गायनेकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ गायनेकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक ने ये गाइडलाइन दी है। क्या समझ में आया? इससे कुछ समझ में आया? क्या समझ में आया? इससे कुछ समझ में आया क्या? इसका मतलब यह है, इनफ्रीक्वेंट मेंस्ट्रुअल साइकिल व्हेन ड्यूरेशन इज मोर देन 35 डेज। व्हेन ड्यूरेशन इज मोर देन 35 डेज। यहाँ पे समझना है, ओलिगो का मतलब कम नहीं है, यहाँ ओलिगो का मतलब यहाँ पे है ड्यूरेशन से, दिनों से मतलब है। आप समझ लें इसको, ओलिगो का मतलब यहाँ पर किससे मतलब है? दिनों से मतलब है। व्हेन रेगुलर एंड इनफ्रीक्वेंट मेंस्ट्रुएशन साइकिल मोर देन 35 डेज। जबकि नॉर्मल कितना होता है? 35 दिन का। कितना होता है? मैक्सिमम टू मैक्सिमम 35 दिन का। लेकिन 35 दिन से ज्यादा का भी समय हो जाना क्या कहलाता है? ओलिगोमेनोरिया कहलाता है, ओल्ड गाइडलाइन के अकॉर्डिंग। लेकिन 38 दिन से ज्यादा का समय हो जाना क्या कहलाता है? ओलिगोमेनोरिया कहलाता है, न्यू गाइडलाइन के अकॉर्डिंग। बात समझ में आया क्या? अरे आया ना? तो इसका कंप्लीट, ये तो मैंने शॉर्ट में लिखा दिया है, अगर कंप्लीट डेफिनेशन लिखना चाहें तो ऐसे लिख लें, रेगुलर कोमा इनफ्रीक्वेंट मेंस्ट्रुएशन साइकिल मोर देन 35 ऑब्लिक मोर देन 38। मैंने लिखा दिया है, समझा दिया है। हम दो क्यों लिखे हैं? एक ओल्ड है, एक न्यू गाइडलाइन है। मोर देन 38 डेज इन ड्यूरेशन। इन ड्यूरेशन, अदरवाइज ऑल पैरामीटर आर नॉर्मल। अदरवाइज ऑल पैरामीटर आर नॉर्मल। बात समझ में आया? यहां तक कुछ है? बोलो। ये हो गया ओलिगोमेनोरिया। थर्ड नंबर पर आता है पॉलीमेनोरिया। पॉलीमेनोरिया, फ्रीक्वेंट ब्लीडिंग। फ्रीक्वेंट ब्लीडिंग का मतलब जल्दी जल्दी होती है। नहीं है बात समझ में? फ्रीक्वेंट ब्लीडिंग का मतलब जल्दी जल्दी होती है, और जल्दी जल्दी का मतलब यह है कि 21 दिन से कम समय में ही क्या हो जाते हैं? क्या होंगे? बस सिंपल सी बात है, 21 दिन से कम समय में ही मेंस्ट्रुएशन हो जाते हैं। इसमें आप लिख लेंगे फ्रीक्वेंट मेंस्ट्रुएशन साइकिल, फ्रीक्वेंट मेंस्ट्रुएशन साइकिल लेस देन 21 डेज, लेस देन 21 डेज ऑब्लिक लेस देन 24 डेज। दो क्यों लिखें? पहले वाली जो है वो ओल्ड गाइडलाइन है, और 24 वाली जो है वो न्यू गाइडलाइन है। एंड लेस देन 24 डेज, लेस देन 24 डेज with a normal amount of blood loss, with a normal amount of blood loss। बात समझ में आया? तो 21 दिन से कम समय में, फ्रीक्वेंट का मतलब यही तो हुआ, जल्दी जल्दी आना। तो ये तो हो गई ओल्ड गाइडलाइन,
और ये हो गई 24 दिन से कम समय की न्यू गाइडलाइन। ठीक है, न्यू। ये गाइडलाइन कोई मैंने नहीं बनाई है कि मैंने एक गाइड उठा ली हो और उसमें से एक लाइन उठा ली हो। क्या बन गई? गाइडलाइन। कि मैंने एक गाइड उठाई और एक लाइन उठाई और उसमें से बन गई क्या? गाइडलाइन। ऐसे नहीं बनाई है मैंने। ये गाइडलाइन दी हुई है किसने? इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ गायनेकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक। ठीक है, इसलिए मैं बता रहा हूं आपको। समझ में आई क्या बात? चलिए थर्ड फोर्थ नंबर पे बढ़ते हैं आगे। तो 21 दिन से कम या 24 दिन से कम समय है मेंस्ट्रुएशन का, हालांकि ब्लड लॉस जो है वो नॉर्मल अमाउंट में ही है, तो इसको हम बोलते हैं पॉलीमेनोरिया। क्या बोलते हैं? पॉलीमेनोरिया। चलिए आगे लिखेंगे मिनोरिया। लिखा दिया क्या? फोर्थ नंबर पर है मिनोरिया। कौन सा? हाँ, फोर्थ नंबर मिनोरेजिया। 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 मिनोरेजिया का मतलब क्या है? मिनोरेजिया से मतलब ये है कि एक्सेसिव ब्लीडिंग मोर देन 80 ml। एक्सेसिव ब्लीडिंग मोर देन 80 ml। यहाँ पे इसी को हम बोल सकते हैं हैवी ब्लीडिंग। क्या बोल सकते हैं इसको? हैवी ब्लीडिंग। अब तो समझ में आया। और हैवी ब्लीडिंग से काम नहीं चलेगा, यहाँ पर अमाउंट बताना पड़ेगा। तो आप लिखेंगे मिनोरेजिया में कि एक्सेसिव ब्लीडिंग मोर देन 80 ml। एक्सेसिव ब्लीडिंग more than 80 ml in amount। excessive bleeding more than 80 ml in amount with a normal duration of cycle। with a normal duration of cycle। with a normal duration of a cycle। और इसी को हम बोलते हैं क्या? आल्सो नोन एज हाइपर आल्सो नोन एज हाइपरमेनोरिया। तो मिनोरेजिया बोलें या फिर क्या बोलें? हाइपरमेनोरिया बोलें, बात एक ही है। 80 ml से ब्लड का ज्यादा लॉस होना। अगला होता है हाइपोमिनोरिया। फिफ्थ नंबर पर हाइपोमिनोरिया। हाइपरमिनोरिया, ओ सॉरी, हाइपोमिनोरिया। when menstrual blood loss when menstrual blood loss less than 20 ml in amount, less than 20 ml in amount and less than 2 days in duration, 2 दिन से कम ब्लीडिंग हुई है, is called hypomenorrhea।
कॉल्ड हाइपोमिनोरिया। लिख लिया, बोलो। आगे लिखेंगे डिसमेनोरिया। एक्सेसिव पेनफुल ब्लीडिंग। एक्सेसिव पेनफुल ब्लीडिंग। तो सबसे पहले हमने पढ़ा कौन सा वाला, मेट्रोवेजिया। मतलब मेट्रोवेजिया से मतलब क्या है, ब्लीडिंग बिटवीन पीरियड्स। मेट्रोवेजिया से मतलब क्या है, ब्लीडिंग बिटवीन पीरियड्स। ब्लीडिंग बिटवीन पीरियड्स। एंड सेकंड है ओलिगोमेनोरिया, यानी कि 35 दिन से ज़्यादा का समय हो जाए या 38 दिन से ज़्यादा का समय हो जाए। और थर्ड है पॉलीमेनोरिया, 21 दिन से कम या 24 दिन से कम का समय हो जाए, पॉलीमेनोरिया कहलाता है। मिनोरेजिया, इसी को हम बोलते हैं हाइपर मेनोरिया। मिनोरेजिया को ही बोलते हैं क्या, हाइपर मेनोरिया, जिसमें मेंस्ट्रुएशन का लॉस जो है वो कितना है, मोर देन 80 ml, यानी कि ब्लड लॉस जो है वो कितना है, मोर देन 80 ml है। ब्लड लॉस मोर देन 80 ml है, तो उसको हम बोलते हैं क्या, मिनोरेजिया या फिर हाइपर मेनोरिया। हाइपोमिनोरिया जिसमें ब्लड लॉस लेस देन 20 ml, या फिर ड्यूरेशन जो चला है वो मेंस्ट्रुएशन साइकिल का 2 दिन से कम का चला है। कितने दिन से, 2 दिन से कम का हुआ है। नेक्स्ट आता है डिसमेनोरिया, यानी कि पेनफुल मेंस्ट्रुएशन। क्या बोलते हैं, पेनफुल मेंस्ट्रुएशन। लिख लिया सबने। चलिए अगला लिखेंगे मीनोमेट्रोरेजिया। 7th नंबर पे मीनोमेट्रोरेजिया। मीनोमेट्रोरेजिया, the bleeding occur at irregular interval। bleeding occur at irregular interval with हैवी से मतलब है मोर देन 80 ml, और प्रोलॉन्ग्ड से मतलब है मोर देन 7 days, 7 to 8 days मेंस्ट्रुअल फ्लो। यानी कि मीनोमेट्रोरेजिया से मतलब ये है कि ब्लीडिंग जो है वो 80 ml से ज़्यादा है अमाउंट में, और डेज में जो है वो 7 से 8 दिन से ज़्यादा चला है ब्लीडिंग का समय, उसको हम बोलते हैं मीनोमेट्रोरेजिया। क्या बोलते हैं, मीनोमेट्रोरेजिया। लिख लिया सबने। अगला आता है 8th नंबर पे एमनोरिया। मेरे हिसाब से सभी हो गए, कोई छूटा तो है नहीं है। डिसमेनोरिया हो गया, हाइपोमेनोरिया हो गया,
मीनोरेजिया या फिर हाइपरमेनोरिया हो गया, मीनोमेट्रोरेजिया, ओलिगो, पोली, पोस्ट मीनोपोजल ब्लीडिंग से मतलब आप जानते ही हैं, मीनोपोज हो जाए उसके बाद में ब्लीडिंग हो जाए, ये तो सब सिंपल है। चलिए 8th लिखिए, एमनोरिया। एमनोरिया, नो पीरियड्स। एमनोरिया से मतलब क्या है, नो पीरियड्स। आगे लिखेंगे एब्सेंस ऑफ, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये दो टाइप का होता है, आप सभी जानते हैं। एक होता है प्राइमरी एमनोरिया, और एक होता है सेकेंडरी एमनोरिया। द फर्स्ट वन इज प्राइमरी एमनोरिया, सेकंड इज द सेकेंडरी एमनोरिया। प्राइमरी एमनोरिया से मतलब क्या है, यानी कि एब्सेंस ऑफ मेंसेज बाय द एज ऑफ 15 ईयर। एब्सेंस ऑफ मेंसेज बाय एज 15 ईयर्स। बाय एज 15 ईयर्स। बाई एज 15 ईयर्स, यानी कि 15 साल के बाद में भी, 15 साल के बाद में भी क्या नहीं होना, क्या नहीं होना, मेंस्ट्रुएशन का नहीं होना, पीरियड्स का नहीं आना, क्या कहलाता है, प्राइमरी एमनोरिया कहलाता है। क्या कहलाता है, प्राइमरी एमनोरिया कहलाता है। इसका कारण कुछ भी हो सकता है, इसका कारण कुछ भी हो सकता है, कई सारे कारण होते हैं। सियान सिंड्रोम हो, पढ़ेंगे हम आगे कौन सा सिंड्रोम हो, सियान सिंड्रोम, या फिर MRKH हो, MRKH। MRKH क्या है, हमने पढ़ा था, मुलेरियन एजेनेसिस हो। मुलेरियन एजेनेसिस से मतलब ये है कि यूट्रस वेजाइना का प्रॉपरली डेवलपमेंट नहीं हुआ है, अंडर डेवलप्ड है या फिर प्रॉपरली डेवलपमेंट नहीं हुआ है, तब भी क्या हो सकता है, प्राइमरी एमनोरिया हो सकता है। बात समझ में आया, तब भी क्या हो सकता है, प्राइमरी एमनोरिया हो सकता है। सियान सिंड्रोम रिलेटेड टू पिट्यूटरी ग्लैंड, सियान सिंड्रोम रिलेटेड टू पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड जब प्रॉपरली फंक्शनिंग में नहीं है, दैट मीन्स हम बोल सकते हैं कि कोई ट्यूमर बना हुआ है या कोई ऐसी थिंग्स है, तो वहां से जो हार्मोन्स सीक्रेट होते हैं वो नहीं हो पाएंगे। और इसमें मेन जो रोल है वो किसका है, हार्मोन्स का ही है ना। अभी हमने मेंस्ट्रुएशन पढ़ा है तो FSH और LH हार्मोन का ही है, यस या नो। सेकंड आता है सेकेंडरी एमनोरिया। सेकेंडरी एमनोरिया का क्राइटेरिया क्या कहता है, इसमें आप लिखेंगे एब्सेंस ऑफ मेंसेज, एब्सेंस ऑफ मेंसेज, एब्सेंस ऑफ मेंसेज for absence of menses for more than 3 months after documented
मीनार की, आफ्टर डॉक्यूमेंटेड मीनार की, यानी कि मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होने के बाद में, मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होने के बाद में 3 महीने तक, यानी कि पहले मेंस्ट्रुएशन हुए महीने 2 महीने जितना भी समय था, उसके लगातार 3 महीने तक क्या नहीं होना, मेंस्ट्रुएशन नहीं होना, क्या कहलाता है, सेकेंडरी एमनोरिया कहलाता है। अरे है ना, लगातार 3 महीने तक मेंस्ट्रुएशन का नहीं होना, 3 महीने बोल सकते हैं या फिर क्या बोल सकते हैं, 90 डेज बोल सकते हैं, बोलो है ना, क्या बोल सकते हैं, 90 डेज तक का मेंस्ट्रुएशन नहीं होना क्या कहलाता है, सेकेंडरी एमनोरिया कहलाता है। बोलो है ना, क्या कहलाएगा, सेकेंडरी एमनोरिया कहलाएगा। या फिर हम ये बोल सकते हैं, इसका दूसरा क्राइटेरिया ये होता है कि इर्रेगुलर पीरियड, इर्रेगुलर पीरियड्स, कितने समय के लिए, मोर देन 6 मंथ्स। तो सेकेंडरी एमनोरिया के 2 क्राइटेरिया बताए गए हैं। सेकेंडरी एमनोरिया के कितने क्राइटेरिया, 2 क्राइटेरिया बताए गए हैं। बात समझ में आ रहा है क्या, सेकेंडरी एमनोरिया के 2 क्राइटेरिया बताए गए हैं। पहला जो है वो क्या है, लगातार, यानी कि एक बार मेंस्ट्रुएशन, मीनाकी से मतलब क्या है, फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल। अरे आया ना, फर्स्ट मेंसेज को क्या बोल रहे हैं, मीनाकी बोल रहे हैं। तो ऐसा होने के बाद में लगातार 3 महीने तक मेंस्ट्रुएशन नहीं आए, कंटिन्यू 3 महीने तक मेंस्ट्रुएशन नहीं हो, तब तो हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी एमनोरिया बोलेंगे। या फिर इर्रेगुलर पीरियड्स हो लगातार 6 महीना तक। इर्रेगुलर पीरियड्स का मतलब क्या हुआ, क्या हुआ तुम बताइए, इर्रेगुलर पीरियड से मतलब क्या हुआ, रेगुलर पीरियड से मतलब यही है कि रेगुलर नहीं है, बीच बीच में आ जाएंगे, बीच में रुक जाएंगे, आ जाएंगे, रुक जाएंगे। ऐसा यदि लगातार 6 महीने तक होता है तो इस क्राइटेरिया को भी हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी एमनोरिया नाम देते हैं, है ना। हालांकि सेकेंडरी एमनोरिया जो है, इसके 2 टाइप के कॉज होते हैं, एक फिजियोलॉजिकल होते हैं, एक पैथोलॉजिकल होते हैं। सेकेंडरी एमनोरिया के 2 टाइप के कॉज हो सकते हैं, एक फिजियोलॉजिकल हो सकते हैं, एक पैथोलॉजिकल हो सकते हैं। जो फिजियोलॉजिकल होता है, जैसे प्रेगनेंसी की वजह से हुआ, फिजियोलॉजिकल दैट मींस वहां पर कोई भी डिजीज नहीं है तब हुआ है एमनोरिया, बोलो है ना, कोई भी डिजीज नहीं है तब क्या हुआ है, एमनोरिया हुआ है। तो फिर हम ये बोल देंगे कि प्रेगनेंसी की वजह से, या फिर किसकी वजह से, लैक्टेशन की वजह से, या तो प्रेगनेंसी की वजह से या लैक्टेशन की वजह से क्या हुआ है, जो एमनोरिया हुआ है, तो उसको हम बोलते हैं क्या, फिजियोलॉजिकल एमनोरिया। बोलो क्या बोलते हैं इसको, फिजियोलॉजिकल एमनोरिया बोलते हैं। बात समझ में आई यहां तक। पैथोलॉजिकल से मतलब यह है कि कोई ना कोई डिजीज कंडीशन है, कोई ना कोई डिजीज कंडीशन है जिसकी वजह से क्या हुआ है, एमनोरिया हुआ है। सियान सिंड्रोम है, पिट्यूटरी ग्लैंड की कोई एबनॉर्मलिटी है, या कोई और कोई टाइप का सिंड्रोम है, बात समझ में आया, तो उनकी वजह से क्या हुआ है, ये कंडीशन देखने को मिली है। कोई ट्यूमर वगैरह बन गई है जिसकी वजह से ऐसा देखने को मिला है, तो वो होता है पैथोलॉजिकल। तो फिजियोलॉजिकल तो 2 ही हैं, एक जो है वो प्रेगनेंसी है एंड दूसरा जो है वो लैक्टेशन है। माँ जब प्रेग्नेंट रहे तब मेंस्ट्रुएशन नहीं होंगे, ये भी फिजियोलॉजिकल एमनोरिया में होता है। और माँ जब दूध पिलाती है, ब्रेस्ट फीडिंग कराती है, तब भी मेंस्ट्रुएशन नहीं होंगे, दैट मीन्स ये भी फिजियोलॉजिकल एमनोरिया में ही आता है। इसके अलावा यदि पेशेंट को कोई भी और डिजीज की वजह से ऐसा हुआ है ना, पीसीओडी की वजह से हुआ है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, क्या बोलते हैं, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। तो ऐसा यदि हुआ है तो फिर हम उसको बोलते हैं क्या, सेकेंडरी एमनोरिया। और सेकेंडरी एमनोरिया का कारण जो वो क्राइटेरिया जो है वो बताया मैंने कि 3 महीने से, या तो मीनाकी के बाद में लगातार 3 महीने तक हो जाए, मेंस्ट्रुएशन नहीं आए, या फिर 6 महीने से ऐसा चल रहा है कि रुक रुक के आते हैं, तो फिर इसको बोला जाता है क्या, सेकेंडरी एमनोरिया। बोलो क्या बोला जाएगा इसको, सेकेंडरी एमनोरिया। बात समझ में आई यहां तक। तो ये हमने एबनॉर्मलिटीज पढ़ी हैं किसकी, मेंस्ट्रुअल साइकिल की। समझ में आ गई सबको यहां तक, एबनॉर्मलिटीज और मेंस्ट्रुएशन साइकिल।
तो हमने जो आज की क्लास में पढ़ा है वो टोटली यही पढ़ा है, मेंस्ट्रुएशन क्या है एंड मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो है वो कैसे चलता है, क्या इसमें फिजियोलॉजी होती है, क्या इसमें क्वेश्चन बनते हैं। एब्नॉर्मलिटी से क्वेश्चन जो है वो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, ध्यान रखना। डेफिनेशन दे देता है और डेफिनेशन देने के बाद में वो पूछ लेता है कि ये क्या बताना चाह रहा है। तो मेट्रोवेजिया का मतलब है ब्लीडिंग बिटवीन पीरियड्स। मेट्रोवेजिया का मतलब ब्लीडिंग बिटवीन दी पीरियड्स, पीरियड्स के बीच में ब्लीडिंग हो जाए, कभी भी हो जाए वो ब्लीडिंग, पीरियड्स के किस में हो जाए, बीच में ब्लीडिंग हो जाए, उसको बोलते हैं क्या, मेट्रोवेजिया। ओलिगोमिनोरिया यानी कि इनफ्रीक्वेंट ब्लीडिंग, इनफ्रीक्वेंट यानी कि लगातार नहीं है ना। तो ये 35 दिन से ज्यादा का समय हो जाए ओल्ड गाइडलाइन के अकॉर्डिंग और 38 दिन से ज्यादा का समय हो जाए न्यू गाइडलाइन के अकॉर्डिंग। पॉलीमेनोरिया 21 दिन से कम का समय हो जाए ओल्ड गाइडलाइन के अकॉर्डिंग एंड 24 दिन से कम का समय हो जाए न्यू गाइडलाइन के अकॉर्डिंग। तो इसको हम बोलते हैं क्या, पॉलीमेनोरिया। मीनोरेजिया, मीनोरेजिया यानी कि इसी को हम बोलते हैं क्या, हैवी ब्लीडिंग। मीनोरेजिया को बोलते हैं क्या, हैवी ब्लीडिंग। बोलो है ना। या फिर हम मीनोरेजिया को बोलते हैं हाइपर मीनोरिया, 80 ml से ज्यादा ब्लड का लॉस हो जाना, मोर देन 80 ml, मोर देन 80 ml। हाइपोमिनोरिया यदि ब्लड का लॉस जो है वो 20 ml से कम है और ड्यूरेशन जो है वो मेंस्ट्रुएशन का यानी कि ब्लीडिंग का वो है 2 दिन से कम है, तो हाइपोमेनोरिया कहलाएगा। पेनफुल मेंस्ट्रुएशन होना डिसमेनोरिया कहलाता है एंड मोर देन 80 ml ब्लड का लॉस होना और प्रोलॉन्ग्ड होना यानी कि 7-8 दिन से ज्यादा समय लग जाए ब्लीडिंग फेज को चलते चलते, तो फिर इसको बोलते हैं मीनोमेट्रोवेजिया। पीरियड्स का नहीं होना, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन, तो उसको हम बोलते हैं एमनोरिया। प्राइमरी एमनोरिया यानी कि 15 साल के, एब्सेंस ऑफ मेंसेज बाई एज 15 ईयर्स, 15 साल के बाद में भी क्या नहीं हो पा रहे हैं, मेंस्ट्रुएशन नहीं हो पा रहे हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी एमनोरिया बोलते हैं। और सेकेंडरी एमनोरिया यानी कि लगातार 3 महीने से ज्यादा या फिर 3 महीने से ज्यादा के बाद में दूसरा कैटेगरी क्या बताया, 6 महीने का समय बताया है जिसमें इर्रेगुलर पीरियड्स हों, जिसमें कैसे हों, इर्रेगुलर पीरियड्स हों। बोलो आया ना, क्या हो, जिसमें इर्रेगुलर पीरियड्स हों। समझ में आया। चलिए, ऐसे ही डिसमेनोरिया होता है, डिसमेनोरिया। डिसमेनोरिया जो है ये भी 2 टाइप का होता है, एक प्राइमरी होता है, एक सेकेंडरी होता है। डिसमेनोरिया भी 2 टाइप का होता है, एक प्राइमरी होता है और एक सेकेंडरी होता है। प्राइमरी जो होता है ये फिजियोलॉजिकल होता है, जबकि सेकेंडरी जो होता है ये पैथोलॉजिकल होता है। तो प्राइमरी डिसमेनोरिया फिजियोलॉजिकल होता है एंड सेकेंडरी डिसमेनोरिया पैथोलॉजिकल होता है। तो फिजियोलॉजिकल है इसका मतलब नॉट कॉज्ड बाई एनी मेडिकल कंडीशन, नॉट कॉज्ड बाई एनी मेडिकल कंडीशन, कोई मेडिकल कंडीशन की वजह से नहीं होता है ये, अरे आए ना, इसका कोई कॉज नहीं होता है। मोस्ट सीवियर विद इन द फर्स्ट 72 आवर्स ऑफ मेंस्ट्रुएशन। बोलो यस या नो, विद इन द फर्स्ट 72 आवर्स ऑफ मेंस्ट्रुएशन। एंड लास्ट लिखेंगे पेन डिक्रीज विद एज। प्रोस्टाग्लैंडिन वगैरह जो है इसके लिए जिम्मेदार होती है मेनली। फिजियोलॉजिकल जो डिस्मेनोरिया होता है ये किसी मेडिकल कंडीशन की वजह से नहीं होता है, अल्टीमेटली प्रोस्टाग्लैंडिन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट कॉज एंड मोस्ट सीवियर अकर विद इन 72 आवर्स ऑफ मेंस्ट्रुएशन। पेन की इंटेंसिटी जो है वो एज के साथ में क्या होती जाती है, कम होती चली जाती है।
वेयर एज सेकेंडरी डिस्मेनोरिया इज पैथोलॉजिकल, दैट मीन्स अंडरलाइंग रिप्रोडक्टिव सिस्टम डिसऑर्डर, underlying reproductive system disorder, कोई ना कोई सा रिप्रोडक्टिव सिस्टम का क्या है, डिसऑर्डर है। अरे आए ना, पेन इंक्रीज विद एज, एज के साथ में पेन क्या होता है, बढ़ता चला जाता है भाई। इसमें क्या समझ में आई बात यहां तक, बोलो। एंड मोस्ट कॉमन कॉज, यदि पूछे आपसे सेकेंडरी एमनोरिया का तो आप लिखेंगे एंडोमेट्रियोसिस। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सेकेंडरी एमनोरिया एंडोमेट्रियोसिस, एंडोमेट्रियोसिस। एंडोमेट्रियोसिस लिख लिया सबने, बोलो। एंडोमेट्रियोसिस, क्या सभी ने बात लिख ली, सबके समझ में आ गई? तो आपसे पूछे यदि द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द सेकेंडरी डिस्मेनोरिया, आंसर इज एंडोमेट्रियोसिस। क्या होता है? एंडोमेट्रियोसिस होता है। क्या होता है एंडोमेट्रियोसिस का मतलब, तुम बताना। क्या होता है एंडोमेट्रियोसिस का मतलब है? क्या होगा? बहुत बढ़िया। तुम बताइए, इनके पीछे बैठ रहे हैं जो इधर। बताइए बताइए। हम्म हम्म देखे भाई, ऐसा ही होता है। तुम बताइए पीछे। हम्म एंडोमेट्रियम की लेयर नहीं बनती है। बहुत बढ़िया, क्या गजब बात बताई तुमने, पता ही नहीं था हमें। तुम बताइए आगे। तुम बताइए, बनती है कि नहीं बनती है, कि क्या होता है? हम्म तुम बताइए आगे। एंडोमेट्रियोसिस का मतलब यही है कि एंडोमेट्रियम के टिश्यू का यूट्रस के बाहर ओवर ग्रोथ कर जाना एंडोमेट्रियोसिस कहलाता है। इसकी फर्स्ट मोस्ट कॉमन साइड जो होती है वो कौन सी होती है?
ओवेरी होती है, और सेकंड कौन सी होती है, फैलोपियन ट्यूब होती है ना। इसका मैंने क्लिनिकल फीचर भी लिखाया था, क्या लिखाया था बताओ, इसका मैंने डायग्नोसिस भी लिखाया था, लेप्रोस्कोपी डायग्नोसिस लिखवाया था, क्लिनिकल फीचर में लिखवाया था पेनफुल मेंस्ट्रुएशन, क्लिनिकल फीचर में लिखवाया था पेनफुल मेंस्ट्रुएशन या डिस्मेनोरिया। बैठ जाइए बैठ जाइए, आप भी ठीक बताया था आपने। तो ये कंप्लीटली कहानी होती है मेंस्ट्रुएशन की। आगे हम बात कर लेते हैं, बहुत छोटा सा टॉपिक है जिसको हम पढ़ेंगे, प्यूबर्टी। प्यूबर्टी प्यूबर्टी से मतलब क्या है, बोलो, प्यूबर्टी से मतलब क्या समझते हैं आप। हाँ, डेवलपमेंट ऑफ ए सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, ये लिख लेंगे इसमें, डेवलपमेंट ऑफ ए डेवलपमेंट ऑफ ए डेवलपमेंट ऑफ ए सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। डेवलपमेंट ऑफ ए सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, यहाँ पे हम ये कह सकते हैं, प्यूबर्टी लिंक विद चाइल्डहुड टू अडल्टहुड, प्यूबर्टी लिंक्ड विद चाइल्डहुड टू अडल्टहुड। प्यूबर्टी लिंक्ड विद चाइल्डहुड टू अडल्टहुड, यानी कि चाइल्डहुड से अडल्टहुड में डिफरेंशिएट करती है प्यूबर्टी, चाइल्डहुड से अडल्टहुड में क्या करती है, डिफरेंशिएट करती है प्यूबर्टी। अरे आए ना, या फिर हम बोल सकते हैं डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, बोलो यस या नो। प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से होते हैं, प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से होते हैं बताओ। जेनाइटल ऑर्गन होते हैं, बर्थ के समय जो जेनेटल ऑर्गन होते हैं उनको क्या बोलते हैं, प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, चाहे वो मेल में हो चाहे फीमेल में हो। बोलो आए ना, चाहे मेल में हो चाहे फीमेल में हो, तो जो प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो कौन से होते हैं, तो हम नाम देंगे क्या, जेनाइटल्स। क्या बोलते हैं, जेनेटल्स, बोलो जेनेटल्स बोलते हैं। क्या बात समझ में आ रही है। और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो मेल में और फीमेल में, मेल में और फीमेल में। मेल में फर्स्ट कौन सा होता है, सबसे पहले हम जानेंगे मेल में फर्स्ट कौन सा होता है, टेस्टिकुलर एनलार्जमेंट, टेस्टिकुलर एनलार्जमेंट।
मेल में सेकंड कौन सा होता है? पिनाइल एनलार्जमेंट। एंड मेल में थर्ड कौन सा होता है? आंसर देंगे प्यूबिक हेयर्स। एंड फोर्थ कौन सा होता है? पीक हाइट वेलोसिटी। लंबाई का तेजी के साथ में बढ़ना। जबकि फीमेल में फर्स्ट कौन सा होता है? आंसर देंगे ग्रोथ स्पुट। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है। बात समझ में आ रहा है? तो कई जगह पे क्या है, इसको थैलाकी की दे देते हैं क्वेश्चन, लेकिन जो वास्तविकता अपडेटेड चीज जो है वो यही है। कौन सी? ग्रोथ स्पुट। ग्रोथ स्पुट का मतलब क्या है? यानी कि ये नॉन विजिबल होती है। ग्रोथ स्पुट का मतलब क्या है? ये नॉन विजिबल होती है। ये फर्स्ट साइन माना जाता है। ग्रोथ होती है फीमेल चाइल्ड की और ये नॉन विजिबल होती है, ये फर्स्ट साइन माना जाता है। सेकंड कौन सा होता है? ब्रेस्ट। एंड थर्ड कौन सा होता है? प्यूबिक हेयर। एंड फोर्थ कौन सा होता है? एक्सिलरी हेयर। एंड फिफ्थ कौन सा होता है? पीक ग्रोथ वेलोसिटी। पीक ग्रोथ वेलोसिटी। एंड सिक्स होता है मीनार की। पीक हाइट वेलोसिटी। क्या बात समझ में आ रहा है आपको? मैं क्या क्वेश्चन बताना चाह रहा हूं? मैं ये बताना चाह रहा हूं कि प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से होते हैं? आप बोलेंगे जेनेटल्स होते हैं मेल में और फीमेल में। कौन कौन से होते हैं? जेनेटल्स होते हैं मेल में और फीमेल में। तो जेनेटल्स जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? बताओ, कोई बताएगा? प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन जो होते हैं, प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन जो होते हैं वो कौन से होते हैं? मेल में होता है टेस्टिस और फीमेल में होता है ओवेरी। प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन, बातें मत करो भाई। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो होते हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो होते हैं मेल में और फीमेल में। मेल में कौन सा होता है? टेस्टिस। एंड फीमेल में कौन सा होता है? ओवेरी होता है। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स मेल एंड फीमेल में, तो मेल में सबसे पहला जो होता है वो कौन सा होता है? टेस्टिकुलर एनलार्जमेंट। एंड फीमेल में कौन सा होता है? ग्रोथ स्पुट होता है, जो कि नॉन विजिबल होता है। अरे आए ना। उसके बाद में मेल में पिनाइल एनलार्जमेंट सेकंड होता है, प्यूबिक हेयर थर्ड होता है। प्यूबिक हेयर कौन सा होता है? थर्ड होता है। एंड पीक हाइट वेलोसिटी फोर्थ होता है। ध्यान रखना, फीमेल में ग्रोथ स्पुट जो होता है वो फर्स्ट साइन होता है, फर्स्ट सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। उसके बाद में ब्रेस्ट बर्ड्स का डेवलपमेंट होना, या ब्रेस्ट का डेवलप होना, या ब्रेस्ट बर्ड्स का डेवलपमेंट होना, ये कौन सा होता है? सेकंड होता है। कौन सा होता है? ये सेकंड होता है। बात समझ में आया क्या? और इसी को ही नाम देते हैं हम क्या? कोई बताएगा? ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होना, ब्रेस्ट बर्ड का डेवलपमेंट होना क्या कहलाता है? थैलाकी। इसी को ही नाम देते हैं थैलाकी।
उसके बाद में प्यूबिक हेयर का डेवलपमेंट होना प्यूबाई की, एक्सिलरी हेयर का डेवलपमेंट होना एड्रिनाल की, एड्रिनाल की, पीक हाइट वेलोसिटी एंड मीनार की, मीनार की बोले तो बोलो क्या है इसका मतलब, फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन, फर्स्ट मेंसेज, फर्स्ट मेंसेज। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन सा हुआ मेल में, टेस्टिस, एंड फीमेल में कौन सा हुआ, ओवेरी। प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से हुए, जेनाइटल्स। बात समझ में आ रहा है, प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन कौन सा हुआ मेल में, टेस्टिस, एंड फीमेल में ओवेरी। प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स जेनाइटल हुए, एंड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स में मेल में टेस्टिकुलर एनलार्जमेंट है, एंड फीमेल में कौन सा है, ग्रोथ स्पोर्ट है, कौन सा है, ग्रोथ स्पोर्ट है। बात समझ में आया सबको, बोलो। मेल प्यूबर्टी के लिए कौन जिम्मेदार है, बोलो बोलो यहां से, मेल प्यूबर्टी के लिए कौन जिम्मेदार है, मेल की प्यूबर्टी के लिए, मेल की प्यूबर्टी के लिए जिम्मेदार होता है एंड्रोजन, वेयरएज फीमेल की प्यूबर्टी के लिए, फीमेल की प्यूबर्टी के लिए जिम्मेदार है कौन, ईस्ट्रोजन। कौन है, ईस्ट्रोजन जिम्मेदार है। क्या बात समझ में आई यहां तक या नहीं आई, बोलो। बढ़े आगे, चलिए एक छोटी सी चीज और लिख लो, ज्यादा बड़ी लिखने से तो कोई सेंस नहीं है। नॉर्मल एज ऑफ प्यूबर्टी, नॉर्मल एज ऑफ प्यूबर्टी, जवाब देंगे 8 to 13 ईयर्स के बीच में, 8 to 13 ईयर्स के बीच में। तो यहां पर क्या होता है, ब्रेस्ट का एनलार्जमेंट यदि 8 साल से पहले हो जाता है तो हम इसको प्रीकोशियस प्यूबर्टी बोलते हैं, प्रीकोशियस प्यूबर्टी बोलते हैं। और यदि 13 साल के बाद तक नहीं हो पाता है तो हम इसको क्या बोलेंगे, लेट प्यूबर्टी, लेट या फिर डिले प्यूबर्टी। मैंने क्या बताया, नॉर्मल एज जो होता है वो 8 to 13 ईयर होता है। यदि 8 साल से पहले ब्रेस्ट का एनलार्जमेंट हो जाता है, यानी कि ब्रेस्ट बड्स का डेवलपमेंट हो जाता है, तो इसको प्रीकोशियस प्यूबर्टी बोलते हैं। यदि ये 13 साल के बाद तक नहीं हो पाता है तो फिर हम इसको लेट या डिले प्यूबर्टी बोलते हैं। ऐसे ही जो फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन है, मीनार की जिसको बोलते हैं, मीनार की जिसको हम बोल रहे हैं, उसका नॉर्मल एज कितना होता है, नॉर्मल एज मीनार्की का कितना होता है, 11 to 13 ईयर। बोलो हाँ या ना, कितना होता है, 11 to 13 ईयर। यदि ये 10 ईयर से पहले ही हो जाए तो हम इसको बोलेंगे क्या, प्रीकोशियस प्यूबर्टी। और यदि ये 15 साल तक के बाद तक नहीं हो, 15 साल के बाद तक नहीं हो तो हम इसको बोलेंगे लेट
या डिले प्यूबर्टी? लेट या डिले प्यूबर्टी? डिलेड। लेट या डिलेड प्यूबर्टी? बात समझ में आया? नहीं आया क्या? कुछ तो बोलो। भाई मैंने ज्यादा नहीं लिखा है इसलिए, नहीं तो हर एक का क्लासिफिकेशन है, हर एक का क्लासिफिकेशन है। आप समझो बात को। ब्रेस्ट का है, प्यूबिक हेयर्स का है, एक्सिलरी हेयर्स का है, हाइट का है, मीनार्की का है। उसको मैंने ज्यादा डिटेल में नहीं गया हूं मैंने जो महत्वपूर्ण बात है वो सीधे लिखा दी है। और महत्वपूर्ण बात सीधी ये है कि नॉर्मल रेंज जो होती है वो प्यूबर्टी की, और प्यूबर्टी में ब्रेस्ट डेवलपमेंट की वो 8 से 13 साल के बीच में होती है। कितनी होती है? 8 से 13 साल के बीच में। यदि 8 साल से पहले हो जाए तो क्या बोलते हैं? प्रीकोशियस प्यूबर्टी बोलते हैं। यदि 13 साल के बाद में हो तो उसको क्या बोलते हैं? डिलेड प्यूबर्टी बोलते हैं। बात समझ में आ रहा है? ऐसे ही मीनाई की जो है उसकी नॉर्मल एज जो होती है वो कितनी होती है? बोलो। 11 से 13 साल के बीच में, है ना। यदि ये 10 साल से पहले हो जाए तो प्रीकोशियस प्यूबर्टी बोलते हैं, या फिर 15 साल के बाद में हो तो इसको लेट या डिलेड प्यूबर्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेट या डिलेड प्यूबर्टी बोला जाता है। बात समझ में आई क्या? चलिए आप ऐसे ही लिख लीजिए मेल में डिलेड प्यूबर्टी, बॉयज हैव नो सिग्निफिकेंस ऑफ टेस्टिकुलर डेवलपमेंट। मेल में लिखेंगे बॉयज हैव नो साइन ऑफ ए टेस्टिकुलर डेवलपमेंट, टेस्टिकुलर डेवलपमेंट बाय 14 years of age। तो क्या बोलेंगे इसको? डिलेड प्यूबर्टी। क्या बोलेंगे? बोलो इसको। डिलेड प्यूबर्टी। यानी कि लड़के का जो है वो 14 साल से बाद तक भी क्या नहीं हुआ है? टेस्टिकुलर, बोलो, टेस्टिकुलर डेवलपमेंट नहीं हुआ है। तो यदि यही टेस्टिकुलर डेवलपमेंट जो है वो 9 साल से पहले हो जाए, यानी कि टेस्टिकुलर डेवलपमेंट बिफोर 9 years ऑफ एज, तो इसको हम बोल देंगे क्या? प्रीकोशियस प्यूबर्टी। तो सर ये बता दीजिए इसका समय कितना है फिर नॉर्मल? टेस्टिकुलर एनलार्जमेंट का समय कितना नॉर्मल, सब ये बता दीजिए। चलिए बताइए। मैं ये कह रहा हूं कि 15 साल से ज्यादा का 14 साल से ज्यादा समय हो जाए तो डिलेड प्यूबर्टी हो जाती है ना। और 9 साल से पहले हो जाए तो क्या बोलते हैं? प्रीकोशियस प्यूबर्टी बोलते हैं। किसमें? मेल में। तो इसका नॉर्मल जो टाइमिंग है, इसकी नॉर्मल टाइमिंग जो है, नॉर्मल समय जो है इसका, नॉर्मल जो है वो उसका समय कितना है? 11 to 13 ईयर, 11 to 13 ईयर्स। क्या बात समझ में आई? कितना है? 11 to 13 ईयर्स। ये हो गया प्रीकोशियस प्यूबर्टी और डिलेड प्यूबर्टी। चलिए अब मैं टेबल बनवा देता हूं आपको एक छोटी सी,
उससे चीज़ें आसान हो जाएंगी। टेबल में भी वही बातें हैं जो अभी हमने डिस्कस की हैं। टेबल का नाम है टाइम फ्रेम ऑफ ए प्यूबर्टल डेवलपमेंट। टाइम फ्रेम ऑफ प्यूबर्टल डेवलपमेंट। सबसे पहले लिखेंगे कैटेगरी, कैटेगरी वाला कॉलम बड़ा रहेगा। देन लिखेंगे नॉर्मल एज, देन लिखेंगे अर्ली, और देन लिखेंगे लेट। अर्ली बोल सकते हैं या फिर इसको हम क्या बोल सकते हैं, बोलो। अर्ली को ही तो हम प्रिकॉशियस बोल रहे हैं। और लेट को क्या बोल रहे हैं, डिलेड। डिलेड। कैटेगरी है टेस्टिकुलर एनलार्जमेंट। कितना बताया नॉर्मल समय, 11 to 13 ईयर्स। कितने समय से पहले हो जाए तो क्या बोलेंगे, प्रेकोशियस प्यूबर्टी। 9 ईयर्स से पहले। कितने समय के बाद में क्या बोलेंगे, डिलेड प्यूबर्टी। 14 ईयर्स ऑफ एज। ये हो गया मेल का। सेकंड है फीमेल में ब्रेस्ट डेवलपमेंट। ब्रेस्ट डेवलपमेंट एंड थर्ड है प्यूबिक हेयर ग्रोथ। एंड फोर्थ है मीनार्की। चलिए, ब्रेस्ट डेवलपमेंट में कितना टाइम बताया नॉर्मल, कितना बताया, 8 से 13, 8 to 13 ईयर। यदि कितने साल से पहले हो जाए, 8 साल से पहले हो जाए तो प्रिकॉशियस, और कितने साल के बाद तक नहीं हो तो, 13 साल के बाद तक नहीं हो तो डिलेड। वैसे इसमें नॉर्मल रेंज जो चलते हैं, लेके चलते हैं, वो 10 से 11.5 साल लेके चलते हैं। इसकी रेंज जो मानते हैं वो 10 से 11.5 साल मान के चलते हैं। यदि 13 तक नहीं हो पाए तो हम डिलेड बोलते हैं, और 8 से पहले हो जाए तो प्रिकॉशियस बोलते हैं, या फिर इसी को बोलते हैं अर्ली। प्रिकॉशियस का मतलब क्या है, अर्ली। प्यूबिक हेयर ग्रोथ 10 से लेके 11.5 साल तक। 8 साल पहले हो जाए तो अर्ली, और 13 साल के बाद तक नहीं हो तो प्रिकॉस डिलेड। मीनार्की का समय बताया 11 to 13 ईयर्स, बोलो आए ना। और यदि 9 साल से पहले हो जाए तो प्रिकॉशियस, अगर 15 साल तक नहीं हो, 9, 9.5, 15 साल तक नहीं हो तो डिलेड। कितने लिखा है ऊपर, 9.5 लिखा है, 10 लिखा है इसका, मीनार्की का 9.5, 10 मान के चलिए। तो ये इसका क्लासिफिकेशन है। एक बार मैं समझा देता हूं अगेन। टेस्टिकुलर एनलार्जमेंट का नॉर्मल समय जो है वो 11 से 13 साल है। यदि ये 9 साल से पहले हो जाता है तो प्रिकॉशियस प्यूबर्टी कहलाती है, और यदि ये 14 साल के बाद होता है तो डिलेड प्यूबर्टी कहलाती है। ब्रेस्ट डेवलपमेंट का समय जो है वो नॉर्मल वैसे 10 से 11.5 साल का समय होता है। यदि 8 साल से पहले हो जाती है, इसको 10 से 8.5 कर लीजिए, इसको 10 से 11.5 कर लीजिए नॉर्मल समय, ये ज़्यादा बेटर है। 10 से 11.5
तो 10 से 11:30 का समय जो है 10 से ब्रेस्ट डेवलपमेंट का 10 से 11:30 साल का समय है, तो ये नॉर्मल है। यदि ये 8 साल से पहले हो गया तो क्या है, प्रिकॉशियस है। और यदि ये 13 साल से बाद में हुआ तो डिलेड है। सेम ऐसे ही किसमें है, ये तो दोनों सेम है, आया ना। और मीनार्की का समय 11 से 13 साल है। यदि ये 9 साल या 9.5 साल से पहले हो जाता है तो प्रिकॉशियस है। यदि 15 साल के बाद में होता है तो डिलेड प्यूबर्टी। 15 साल के बाद में है तो डिलेड प्यूबर्टी कहलाएगी। क्या यहाँ तक बातें समझ में आई सबको? ठीक है, तो दो तो आपको ध्यान रखनी है, एक टेस्टिकुलर एनलार्जमेंट का और एक मीनार्की का। तो टेस्टिकुलर एनलार्जमेंट का जो सामान्य समय है वो कितना है, बोलो कितना है? टेस्टिकुलर एनलार्जमेंट का नॉर्मल समय 11 से 13 साल है। यदि ये कितने साल पहले, 9 साल पहले आ जाए तो प्रिकॉशियस, और 14 साल के बाद में आए तो डिलेड। और मीनार्की का समय भी कितना ही है, 11 से 13 साल है। यदि ये 9 साल से पहले आ जाए तो प्रिकॉशियस है, और 15 साल के बाद में आए तो डिलेड है। ठीक है, दैट इज टोटल अबाउट दी प्यूबर्टी। तो प्यूबर्टी से मतलब डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। द फर्स्ट सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलपमेंट इन द मेल, दैट इज द टेस्टिकुलर एनलार्जमेंट। क्या कहलाता है? टेस्टिकुलर एनलार्जमेंट। और यदि ये फीमेल का पूछेगा तो पहला जवाब क्या जाएगा, ग्रोथ स्पुट। क्या जवाब जाएगा? ग्रोथ स्पुट। उसके बाद में क्या होता है, थैलार्की होता है, यानी कि ब्रेस्ट बर्ड्स का डेवलपमेंट। उसके बाद में क्या होता है, प्यूबार्की होता है, प्यूबिक हेयर का डेवलपमेंट होना। देन उसके बाद में एड्रिनार्की, एक्सिलरी हेयर का डेवलपमेंट होना। देन पीक वेलोसिटी ऑफ पीक हाइट वेलोसिटी, यानी कि लंबाई का तेजी से बढ़ना। और उसके बाद में क्या होता है, मीनार्की, यानी कि मेस्ट्रेशन, बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट मेस्ट्रेशन। तो ये सभी बातें जो हैं आज की क्लास में हमने कंप्लीट मेस्ट्रेशन साइकिल का फिजियोलॉजी पढ़ा है, हार्मोन्स का कंप्लीटली रेगुलेशन देखा है। एंड ये सब देखने के बाद में हमने एबनॉर्मलिटीज पढ़ी हैं मेस्ट्रेशन साइकिल की, एंड एबनॉर्मलिटीज के बाद में हमने पढ़ा है प्यूबर्टी। ठीक, बात समझ में आया? तो ये सभी बातें जो हैं ये पहले चैप्टर के अंदर ही हैं, जिसका नाम है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, आप इन सबको देखिएगा, सब अपने आप में महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सब के सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सवाल पूछे जाते हैं सभी जगह से। बात समझ में आया क्या?